नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। चलिए शुरुआत करते हैं देवभूमि समाचार की। राजधानी देहरादून दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गढ़ी कैंट स्थित चारबाग में बने उत्तराखंड के पहले शौर्य स्मारक के रूप में शौर्य स्थल का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, देश के सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहे। सीडीएस बनने के बाद अनिल चौहान का पहला उत्तराखंड दौरा था। शौर्य स्थल का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून गढ़ी कैंट आर्मी एरिया में सेना द्वारा प्लास्टिक वेस्ट से तैयार किए गए रेसिंग ट्रैक का भी उद्घाटन किया। साथ ही वीरगति को प्राप्त हुए योद्धाओं को श्रद्धांजलि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी। किए जा रहे हैं और ऐसे आयोजन मैं मानता हूं कि समाज द्वारा हमारे वेटरन्स को सम्मानित करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं और जनरल डिबरी ने भी बताया, इंडियन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा 1953 में आज ही के दिन औपचारिक रूप से वह रिटायर हुए थे और उसी दिन को आज हम वेटरन्स डे के रूप में मनाते हैं। सभी सम्मानित वेटरन्स, सब एरिया एवं उनके परिजन, सभी हमारे पत्रकार मित्र एवं छायाकार बंधु, आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज के वेटरन्स डे के दिवस पर हम सभी को आदरणीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन यहाँ पर प्राप्त होगा। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ओतप्रोत हमारे वीर सैनिकों ने सदैव हुई देश की आन बान और शान को हमेशा अक्षुण्ण रखने का काम किया है। जैसा यहाँ से अभी हमारे जनरल डिम्परी साहब ने कहा कि भारत की सेना हमेशा से विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से रही है। हमारे देश के वीर सैनिकों ने आजादी के बाद हुए प्रत्येक संघर्ष में हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड ने अनेक वीर सैनिक इस देश को दिए हैं, जिन्होंने हमेशा अदम्य साहस से अब विश्व को दिखला दिया कि शांति का उपदेश देने वाली हमारी पुण्य भूमि समय आने पर अपने शौर्य और पराक्रम के द्वारा दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की भी। तो 16 स्टील हेल्पलाइन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा किया। दरअसल आज राजनाथ सिंह देहरादून के दौरे पर थे, उनके साथ सीडीएस अनिल सिंह, इसके साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे थे। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये कार्यक्रम की तस्वीर है। हेल्पलाइन प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया गया। सोल ऑफ स्टील हेल्पलाइन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें उत्तराखंड के पहले शौर्य स्मारक का उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। धामी का हार्दिक स्वागत। सैनिकों की ओर से 9 राज्यों में इलाकों में रहने वाले मोटिवेटेड और भाई पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ यार। और क्लॉ आपको आमंत्रित। धामी जोशीमठ में विकास के नाम पर मानकों को ताक पर रखकर अंधाधुंध निर्माण कार्य किए गए, जिसका खामियाजा जोशीमठ के निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही ऑल वेदर रोड चौड़ीकरण को लेकर टिहरी जिले के थौलधार ब्लॉक के अंतर्गत बसे गांव में सभी मकानों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। डर के कारण सभी परिवारों ने अपने पुश्तैनी घर को छोड़ दिया है। इन गांवों के सभी परिवारों ने देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली, चंपा की तरफ पलायन कर दिया है।
तो ये अपना पुश्तैनी मकान छोड़ने को लेकर दरअसल लोग मजबूर हैं। ये जोशीमठ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कहीं दूसरा जोशीमठ ना बन जाए बोरसारी, और बोरसारी में भी घरों में दरार और जमीन धंसने लगी है, जिसके चलते ग्रामीण डरे हुए हैं और प्लान करने को मजबूर हैं। रोड कटिंग का कार्य प्रारंभ हुआ तब से यहाँ पे दरारें पड़ने चालू हो गई, और अब दरारें इतनी बढ़ गई हैं कि टिहरी जिले का यह पहला गांव होगा जो पूर्णतः पलायन हो चुका है। यहाँ पे एक बच्चा, एक पंछी तक नहीं दिखाई देगा आपको, जबकि यहाँ पे 2-3 साल पहले 20 से 22 परिवार निवासरत थे, और वो डर के मारे, बरसात में इतना खतरा उत्पन्न हो जाता है कि वो डर के मारे गाँव छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। शासन प्रशासन को हमने कई बार अवगत कराया है, पर शासन प्रशासन के द्वारा अलविदा रोड कटिंग का कार्य प्रारंभ हुआ तब से यहाँ पे दरारें पड़ने चालू हो गई, और अब दरारें इतनी बढ़ गई हैं कि टिहरी जिले का यह पहला गांव होगा जो पूर्णतः पलायन हो चुका है। यहाँ पे एक बच्चा, एक पंछी तक नहीं दिखाई देगा आपको, जबकि यहाँ पे 2-3 साल पहले 20 से 22 परिवार निवासरत थे, और वो डर के मारे, बरसात में इतना खतरा उत्पन्न हो जाता है कि वो डर के मारे गाँव छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। शासन प्रशासन को हमने कई बार अवगत कराया है, पर शासन प्रशासन के द्वारा नहीं है। यहाँ पे सब लोगों के घरों के दरारें पड़ चुकी हैं और यहाँ रहने के लायक नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि हम लोग प्लान कर रहे हैं, शौक से नहीं कर रहा कोई, डर के मारे यहाँ ज़मीन, दिन में बाघ का डर है, रात को बाघ का डर है, और दिन में यहाँ पे ऐसा है कि जो टूट फूट हो रही है, रास्ते भी नहीं है, कहीं आने जाने के लिए भी नहीं है। बाकी यहाँ पे कोई घर ऐसा नहीं है जो यहाँ पे रहता हो। इसकी भी हम आज जानकारी प्राप्त हुई है। इसको भी हम आगामी 1 हफ्ते में भूगर्भीय अधिकारी, हमारी एसडीएम की टीम और हमारी एनएच के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में उसको 1 हफ्ते में सर्वे कर लिया जाएगा। सर, जहाँ तक रास्ते अभी बंद है, पूरी तरह से उनके आवागमन के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, उनके लिए सर सर्वे के उपरांत जैसे ही हमारे पास जो रिपोर्ट आएगी उसमें जो जो चीज़ें आवश्यकता है वो हाईलाइट हो जाएगी, उसको हम करा लेंगे। इसकी भी हम आज जानकारी प्राप्त हुई। जोशीमठ में निरंतर बढ़ रहे भूस्खलन के लिए जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी को जिम्मेदार मान चुके प्रभावित लोगों ने आक्रोशित होकर जोशीमठ मुख्य बाजार, कॉलोनियों, वाहनों समेत 9 वार्ड के सभी मोहल्लों में एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर लगाए। तो शमोली में भूदसाव पर एनटीपीसी को लेकर विरोध किया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, और उसके साथ ही #एनटीपीसी गो बैक के नारे स्थानीय लोगों के द्वारा ये लगाए जा रहे हैं। ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं, इसमें एनटीपीसी गो बैक स्थानीय जनता जोशीमठ ये लिखा गया है। प्रभावितों ने एनटीपीसी को इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार बताया है और एनटीपीसी गो बैक के नारे लगाए गए। ये है कि जो प्रशासन ने इनको साइलेंट ब्लास्ट की अनुमति दे रखी है, और जो पूर्व में एनटीपीसी ने जो एक लेटर दिया था उसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई छोटे ब्लास्टिंग हमें निर्माण कार्य में करने पड़ते हैं। तो इसको देखते हुए स्थानीय लोगों को जब ये बात पता चली है तो स्थानीय लोग यहाँ पर एनटीपीसी का बहुत विरोध कर रहे हैं और जोशीमठ बचाने की कवायद शुरू कर रहे हैं। मेरा मानना तो स्थानीय नागरिक होने के कारण मेरा तो मानना सबसे प्रथम तो ये है कि जो ये बाईपास का निर्माण हो रहा है, मैं तो इसको सबसे पहले मुख्य कारण मानता हूँ। बाकी एनटीपीसी को भी मैं आधा जिम्मेदार मानता हूँ जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, और मैं तो इसका समर्थन ही करूंगा कि अगर इस वजह से हो रहा है तो बिल्कुल एनटीपीसी को वापस जाना चाहिए। अगर इस वजह से अगर जोशीमठ में भूदसाव हो रहा है, अगर तो मेरा मानना तो स्थानीय नागरिक होने के कारण मेरा 1976 में मिश्रा आयोग की रिपोर्ट सिर्फ जोशीमठ वासियों के लिए नहीं थी, वो सरकार को सिर्फ ये चेतावनी थी कि आप यहाँ पर ना ही कोई हैवी कंस्ट्रक्शन करने दीजिए और ना ही ऐसी कोई योजना लाइए। और जिस तरीके से एनटीपीसी ने इस जोशीमठ की धरती को अंदर से चीरा है, वो साफ बताता है कि जोशीमठ में जो भूस्खलन हो रहा है उसकी जिम्मेदार एनटीपीसी है। और 1976 की जो मिश्रा आयोग की रिपोर्ट थी उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि जोशीमठ वाले इलाके में ये हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो सरकार के पास जब वो मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट थी तो उस मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट पे क्यों ध्यान नहीं दिया गया? आज जब सवाल एनटीपीसी पे उठ रहे हैं तो सरकार पल्ला झाड़ रही है।
तो निश्चित तौर पे एनटीपीसी पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये मुआवजा जो है वो एनटीपीसी को भरना चाहिए, है ना। और जोशीमठ के लोगों के लिए न्याय सरकार को करना चाहिए। एनटीपीसी को इसका हम पूर्ण रूप से दोषी मानते हैं और जब तक एनटीपीसी अपनी गलती नहीं मानती है तब तक इसका विरोध करते हैं। सूबे के कैबिनेट मंत्री और चमोली जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करके जोशीमठ में मोर्चा संभाल लिया है। जोशीमठ पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले राहत शिविरों का दौरा किया और वहां चल रहे पीड़ितों का हालचाल जाना। उन्होंने भू धसाव से प्रभावित सभी लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। मंत्री धन सिंह रावत ने मोर्चा संभाल लिया है। आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में कैबिनेट मंत्री जुटे हैं, ये बात सामने आई है। इसके साथ ही मंत्री ने राहत शिविरों में जाकर पीड़ितों का दर्द भी बांटा। ये चमोली से खबर, जहां पर प्रभावित आपदा पीड़ितों के प्रति संजीदा है सरकार, और धन सिंह रावत ने जाकर चमोली में जोशीमठ में मोर्चा संभाला हुआ है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपनी शादी की 38वीं वर्षगांठ पर पत्नी निर्मला जोशी संग देहरादून मोहनी रोड स्थित कृष्ण आश्रम पहुंचे और अपनी शादी की सालगिरह कृष्ण रोग पीड़ितों के साथ मनाई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृष्ण आश्रम में मौजूद सभी कृष्ण रोग पीड़ित लोगों को कंबल और मिष्ठान वितरित किया। अपना जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो, मैं समाज के कमजोर व गरीब लोगों के बीच में मनाता हूँ, क्योंकि मैंने गरीबी को नज़दीक से देखा है। आगे थोड़ा हमने यहाँ पर कम्बल मिष्ठान वितरण किया। इससे जहाँ मन को शांति मिलती है, इनका आशीर्वाद भी मिलता है। इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है कि मैं आज 4 बार विधायक हूँ, मंत्री हूँ, इसलिए अपनी खुशियों को इन लोगों के बीच में मनाना कि मेरी दिन हो या अपना जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो, मैं समाज के कमजोर व गरीब लोगों के बीच में मनाता हूँ, क्योंकि मैंने गरीबी को नज़दीक से देखा है। आगे थोड़ा हमने जोशीमठ नगर क्षेत्रों में दरारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जोशीमठ टॉली रोपवे के स्टार्टिंग पॉइंट जोशीमठ प्लेटफॉर्म के समीप खेतों में फिर से दरार पड़ने की खबरें हैं। दरार बढ़ने से जोशीमठ टॉली रोपवे के प्लेटफॉर्म को भी खतरा पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि रोपवे प्लेटफॉर्म के पास भूमि पर देर शाम से दरार बढ़ती दिखाई दे रही है, जिससे कभी भी रोपवे प्लेटफॉर्म को खतरा पैदा हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जोशीमठ को लेकर एक बार फिर से राज्य सरकार, हाइड्रो पावर का काम कर रही एनटीपीसी कंपनी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार को बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत लोगों को दिए जा रहे मुआवजे की तर्ज पर ही जोशीमठ के आपदा प्रभावितों को भी स्थानीय सर्किल रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये भी प्राकृतिक आपदा के साथ साथ मानव जनित आपदा आई है। ऐसे में राज्य सरकार को भी अपनी संवेदना दिखानी चाहिए और मुआवजा राशि को बढ़ाकर देना चाहिए। निश्चित रूप में उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था पहले कि हम अचल संपत्तियों का मालिकों के नाम बीमा करेंगे, तो उन्होंने किया नहीं, वो भुगते हैं। अब जो बाजार भाव से 4 गुना बद्रीनाथ में कंपनसेशन दिया गया, वो कंपनसेशन जोशीमठ में भी मिले और वो एनटीपीसी दे। निश्चित रूप में उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था पहले। खबर देहरादून से है, जहां पर आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जोशीमठ के ताजा हालातों पर तमाम जानकारी साझा की हैं। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जोशीमठ में दरारों वाले मकानों की संख्या 782 हो गई है। इसके अलावा 4 वार्डों में 148 भवन असुरक्षित चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ ही आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने यह भी बताया कि किराए के मकान की मांग के लिए 10 परिवारों ने और आवेदन किया है। 125 परिवारों को
1,50,000 की राहत राशि बांटी गई है। स्क्वायर फीट की तय दरों के हिसाब से घर बनाए जाएंगे। सुरक्षित क्षेत्र से परिवारों को विस्थापित किया गया, हटाया गया है, वो 223 संख्या हो गई है उसकी, और उसमें परिवार के सदस्यों की संख्या 754 हो गई है। बाकी अस्थायी रूप से चिन्हित राहत शिविर हैं, वो जोशीमठ में 615 कक्ष सुरक्षित किए गए हैं, उस 615 जिसकी क्षमता है 2190। पीपल कोटी में लाइकवाइज 491 कक्ष सुरक्षित किए गए हैं, जिसकी क्षमता है 2205। जो 5000 दिए गए थे 73 परिवारों को, उतना ही संख्या है। कुल जो बांटी गई धनराशि 3,65,000 है। जो SDRF से 1,30,000 दिया गया है, वो परिवारों की संख्या 10 है, 13 लाख बांटे गए हैं। मकान किराया के लिए 3 लोगों को दिया गया है, लेकिन जैसा आप अवगत हैं उसको 5,000 कर दिया गया है, और परिवारों ने अप्लाई किया है इसके लिए। जैसा इस जिलाधिकारी से वार्ता हुई, लगभग 10 परिवारों ने और अप्लाई किया है, मकान किराए की मांग की है, तो उसको पेपर लीक प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि सरकार पेपर लीक कराने में एक्सपर्ट हो चुकी है। राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर भी पेपर लीक कराने वाले बैठे हैं। बार बार पेपर लीक होने से राज्य के युवाओं को गहरा धक्का लग रहा है। सरकार तो युवाओं से माफी नहीं मांगेगी, इसलिए वो युवाओं से ही माफी मांग रहे हैं। कई बार भर्ती घोटाले की CBI जांच कराने का सुझाव दिया गया, लेकिन सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है। पेपर बड़े लोगों की शह के बिना लीक नहीं हो सकता, जिस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पलटवार किया है। कष्टजनक हो रहा है जो भी हो रहा है, और मुझे लगता है कि जो प्रशासनिक जो धमक होनी चाहिए, उस धमक की कमी है, जिसके कारण लोग निर्भीक हो रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं, और उनका भय भी उनके मन में नहीं है। क्योंकि अभी इतने लोग 40-42 लोग जेल में गए हैं, उसके बाद इस तरह की घटना होती है, तो इसका मतलब जो लोग अपराध कर रहे हैं उनको ये लगता है कि हम अपराध कर लेंगे, हम छूटी। कष्टजनक हो रहा है जो भी हो रहा है, और मुझे लगता है कि जो प्रशासनिक जो धमक होनी चाहिए। उत्तराखंड में 8 तारीख को हुए लोक सेवा आयोग के पेपर में धांधली के बाद सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। विपक्ष परीक्षाओं में हुई धांधली के मद्देनजर सरकार पर भ्रष्टाचार की गंभीर आरोप लगा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सभी धांधली करने वालों को संरक्षण देने का काम कर रही है। यहां तक कि होने वाली PS मेंस का परीक्षा पत्र भी लीक हुआ है, ऐसी आशंका विपक्ष द्वारा लगाई जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का कहना है कि बीजेपी ने परीक्षा के बाद 2 दिन के भीतर ही आरोपियों को जेल में डालने का काम किया है, जिसके चलते भाजपा की जीरो टॉलरेंस की नीति साफ तौर पर नजर आती है। यह रही बात CBI जांच की, तो जरूरत पड़ने पर वो जरूर कार्रवाई करेगी। कराने वालों के ऊपर जो राजनीतिक संरक्षण है, उस राजनीतिक संरक्षण वालों को क्या कानून से सजा देंगे वो भी बताएं। नकल कराने वालों के ऊपर जो राजनीतिक संरक्षण है, उस राजनीतिक संरक्षण वालों को क्या कानून से सजा देंगे वो भी बताएं। नकल कराने वालों के ऊपर जो राजनीतिक संरक्षण है, उस राजनीतिक संरक्षण वालों को क्या कानून से सजा देंगे वो भी बताएं। नकल कराने वालों के ऊपर जो राजनीतिक संरक्षण है, उस राजनीतिक संरक्षण वालों को क्या कानून से सजा देंगे वो भी बताएं। नकल कराने वालों, देखिए ये तो अब इसमें तो जांच की जाएगी कि किस प्रकार से कहाँ कोई घपला हुआ है, क्या हुआ है, तो इसकी गंभीरता के साथ जांच की जाएगी। देखिए ये तो अब इसमें तो जांच की जाएगी कि किस प्रकार से कहाँ कोई घपला हुआ है, क्या हुआ है, तो इसकी गंभीरता के साथ जांच की जाएगी। अब बात सितारगंज की, जहां पर नानकमत्ता में पर्वतीय सांस्कृतिक विकास समिति के तत्वाधान में नगर के मुख्य चौक चौराहों से होते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसी के साथ नानकमत्ता में 2 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक का शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा में नंदा सुनंदा की झांकी सबसे आगे चल रही थी। ये यात्रा मुख्य चौक से होते हुए गुरु नानक स्कूल के मैदान में संपन्न हुई। यात्रा में छलिया नृत्य के साथ सांस्कृतिक समितियों के रंग कर्मियों का नृत्य बेहद आकर्षण का केंद्र रहा। मंच में हमारे मुख्य अतिथि बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आपड़ों के प्रति वो जो उत्तरांचल संस्कृति
हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने 6 घंटे में खुलासा किया है। युवक का शव रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दादूपुरा में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नेता के रॉयल गेस्ट हाउस में मिला है। ये मामला अपहरण का है। कार्तिक के परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उसने फोन के जरिए किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तलाश में पुलिस जुटी है। गुमशुदगा की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान दोपहर में करीब मृतक के ही फ़ोन से जो है उनकी मदर को कॉल जाती है और उस पर जो है 75 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, जिसकी सूचना उनके द्वारा जैसे ही थाने पर दी गई तो मुकदमे को इसमें अपहरण में तरमीम को चेंज कर दिया गया और साथ ही साथ विभिन्न टीमें बनाकर इसमें तलाश की गई। बहुत सारे CCTV फुटेज और संदिग्धता के आधार पर जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, कुछ मोबाइल से ट्रांजैक्शंस हुए थे, उसके आधार पर टीमों ने एनालिसिस किया और इसमें जो 2 संदिग्ध लोग थे इनको पूछताछ के लिए इस पर लाया गया था। पूछताछ के बाद उन्होंने समस्त ने पूछताछ बताया कि उन्होंने उसकी हत्या 1 दिन पूर्व ही रात को गला दबा के कर दी थी। जो 3 दिन पहले किराए पर मकान लिया है वहां पर बोरे में छिपा के रखी हुई है। पहाड़ों की रानी मसूरी के पास पर्यटन नगरी धनौल्टी में देर रात से हो रही इस साल की पहली बर्फबारी होने के चलते लोगों और पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। बर्फबारी होने से देश विदेश के पर्यटकों ने धनौल्टी का रुख कर लिया है, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।